हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हॉफमैन रीअरेंजमेंट, जिसको हम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। जो ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि यहाँ पे कुछ पार्ट जो है वो डिग्रेड होता है। ठीक है, तो क्या है ये रिएक्शन? इसमें एमाइड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी एमीन में इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन हाइपोहैलाइड। ठीक है, ये जो रिएक्शन थी ये दी थी विल्हम वॉन हॉफमैन ने। ठीक है, अब जैसे कि हमने बोला कि एमाइड जो होगा वो कन्वर्ट होगा प्राइमरी एमीन में, तो एमाइड यहाँ पे कैसा होना चाहिए? एमाइड जो हम यहाँ पे लेंगे वो नॉन सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, मतलब कि उसमें नाइट्रोजन के साथ ओनली हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए, कोई भी आर ग्रुप या कोई अदर ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद बात आती है कि जो एल्केलाइन हाइपोहैलाइड हम ले रहे हैं यहाँ पे वो क्या होगा, वो उसको NaOH, ये जनरल फॉर्मूला है एल्केलाइन हाइपोहैलाइड का। जनरली हम यूज करते हैं NaOBr। ठीक है, ये जो NaOBr होता है ये इन सिटू फॉर्म होता है। इन सिटू फॉर्म कैसे होगा? इसको बनाने के लिए जो ब्रोमीन है उसको हम रिएक्ट करवाते हैं NaOH के साथ, मतलब कि ब्रोमीन को हम यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इन सिटू जो है वो आपका एल्केलाइन हाइपोब्रोमाइड जनरेट हो जाता है। ठीक है, जो कि फर्दर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में हेल्प करता है। ओके, अच्छा, यहाँ पे इस सेक्शन में जो देखने वाली एक मेन बात है वो होता है कि जो हमारे पास एमीन की फॉर्मेशन होती है एमाइड से, वो एक कार्बन लेस वाला कंपाउंड बनता है। एक वन कार्बन लेस एटम जो होता है उसमें एमीन में होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि मैंने ये एमाइड लिया था। यहाँ पे जब इसकी रिएक्शन हमने ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो हमारे पास प्राइमरी एमीन बनती है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये एक आर एल्केलाइन जो आपका एल्काइल ग्रुप है वो है, उसके साथ एक और कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन। लेकिन जब हमने एमीन की फॉर्मेशन की है तो वहां पे वो कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए जो एमीन यहाँ पे बनती है वो एमाइड से एक कार्बन कम वाली बनती है। ठीक है, साथ में यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो होता है NaBr, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और वाटर। ओके, तो ये सारी रिएक्शन होती कैसे है ये सब हमें समझ आएगा जब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करने पे ये बनाता है सोडियम हाइपोब्रोमाइड। ठीक है, हैलाइड लिखा है कॉमनली लेकिन ये ब्रोमाइड है। ओके, NaOBr प्लस HBr। अब ये जो NaOBr होता है ये रिएक्ट करता है फिर हमारा एमाइड के साथ। तो रिएक्टेंट जो है यहाँ पे मेन वो है हमारा एमाइड, रिएक्ट करेगा NaOBr के साथ। NaOBr जो है वो बेस की तरह एक्ट करता है। कैसे? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पार्ट होता है। क्लियर? उसके बाद जब बेस है तो बेस क्या करेगा, एक एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करता है। एसिडिक हाइड्रोजन तो यहाँ पे ये एमाइड के पास है, यहाँ पे इसको निकालेगा तो ये बन जाएगा आपके पास NH नेगेटिव। ओके, तो जब इसने यहाँ से निकाला है तो ये OBr और H ये बनाते हैं HOBr। क्लियर? और Na पॉजिटिव जो है वो एज ए काउंटर आयन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ओके, उसके बाद अभी देखिए ये है NH नेगेटिव और यहाँ पे अब जो HOBr है उसमें OH जो हो जाता है वो नेगेटिव पार्ट हो जाता है और Br जो है वो पॉजिटिव पार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पे Br जो है वो एक्ट करता है। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा नाइट्रोजन के ऊपर जिसके पास की नेगेटिव चार्ज है, तो हमारे पास बन जाता है N-ब्रोमो एमाइड। ठीक है, ये एमाइड है एक तरह से, पर जब हमने H की जगह Br लगा दे तो उसको हम बोलते हैं N-ब्रोमो। ओके, अब ये जो N-ब्रोमो एमाइड होता है, देखिए हमारे पास यहाँ पे OH नेगेटिव निकला था और पहले हमारे पास यहाँ पे Na पॉजिटिव निकला था, तो वो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, NaOH। ये NaOH जो है वो रिएक्ट करता है फिर हमारे N-ब्रोमो एमाइड के साथ। बेस है ऑब्वियसली NaOH, तो वो क्या करेगा, फिर से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो जैसे ही ये हाइड्रोजन को H पॉजिटिव को यहाँ से रिमूव करेगा तो ये जो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन के ऊपर। तो अब नाइट्रोजन के ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो किए हैं ये हैं आपके नेगेटिव चार्ज के, और साथ में जो आपका यहाँ पे Br है, ठीक है, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, अब जो NaOH था यहाँ से OH और ये H ये निकल के वाटर बाहर रिमूव हुआ है, ये बन जाता है हमारे पास एनायन। किसका एनायन? N-ब्रोमो एमाइड का एनायन।
ये था एन ब्रोमोएमाइड, इसमें से पॉजिटिव पावर निकाल दे तो एनायन ही बचता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एनायन ऑफ एन ब्रोमोएमाइड। अब अगर इस मॉलिक्यूल को हम देखते हैं तो जो नाइट्रोजन है उसके आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं जो लोन पेयर की तरह एक्ट करते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नेगेटिव चार्ज के हैं, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन ये है, क्योंकि देखिए जो बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ब्रोमीन का है पर ये वाला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है। तो 1 2 3 4 5 एंड दिस 6। सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनाइल ग्रुप का होगा। तो आउटर मोस्ट शेल में नाइट्रोजन के पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अनस्टेबल होता है। तो इसकी अनस्टेबिलिटी का क्या रीजन है? देखो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आती है 1s2 2s2 2p3। तो मतलब आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, हमने अभी काउंट करे है ना। तो ये नाइट्रोजन जो है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपनी जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें लाने के लिए, 5 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, जो इसका ये इलेक्ट्रॉन है विद ब्रोमीन, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी और ब्रोमीन का जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में, वो दोनों ही क्या कर देते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे ही ये बाहर निकलता है तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है नाइट्राइन की, ठीक है। नाइट्रीन जो है आपकी वो एक इंटरमीडिएट होती है, तो यहाँ पे जो बना है हमारा वो है एसाइल नाइट्राइन। क्यों? ये नाइट्राइन है और ये जो है वो एसाइल ग्रुप है। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे नाइट्रीन बनी है ये भी अनस्टेबल है। क्यों है अनस्टेबल? क्योंकि देखिए इसने नाइट्रोजन, अगर सिर्फ हमने नाइट्रोजन को देखना हो तो उसके आउटर मोस्ट शेल में तो आ गए हैं 5 वाले इलेक्ट्रॉन्स, ओके। लेकिन अगर हम पूरा ऐसे करके देखें कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ऑक्टेट जो है यहाँ पे अभी भी नाइट्रोजन का कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्यों? देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं अभी भी उसके ऑक्टेट में, जबकि नाइट्रोजन के अपने 5 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई हो गए हैं। पर इवन दो दिस नाइट्रीन इज हाईली अनस्टेबल, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो बन जाता है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। जो यहाँ पे नाइट्रीन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाती है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसको अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो अब उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने का क्या तरीका है? तरीका सिर्फ एक ही है कि यहाँ से कोई ना कोई ऐसा ग्रुप जो है वो इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दें। तो कैसे हो सकता है ये चीज कि यहां से अगर न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट होती है, आर जो है, ये जो यहाँ बॉन्ड बना है कार्बन और आर के बीच में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आर अपने साथ लेके जाए और नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है। और नाइट्रोजन की तो प्रोबेबिलिटी होती है कि वो अपने लोन पेयर्स को भी दे सकता है, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर यहाँ देता है और ये जो आपका आर है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके नाइट्रोजन के पास जाता है। तो इस तरह से जो है हमारे पास फॉर्मेशन होती है आइसोसाइनेट की। अब ये जो आइसोसाइनेट की यहाँ फॉर्मेशन हुई है और ये जो रीअरेंजमेंट होती है यहाँ पे, ये है इंट्रामोलिकुलर 1-2 शिफ्ट, ठीक है। तो आइसोसाइनेट 1-2 शिफ्ट, इसको हमने ऐसे बोला है कि फर्स्ट कार्बन से सेकंड एटम पे ये गया हुआ है, रीअरेंज हुआ है। फर्स्ट से ये कार्बन नंबर 1 और ये सेकंड नंबर एटम, तो फर्स्ट एटम से जो है आर ग्रुप सेकंड पे गया है, तो इसलिए 1-2 इंट्रामोलिकुलर शिफ्ट होती है। इंट्रामोलिकुलर इसलिए कि विद इन 1 मॉलिक्यूल होती है, सेम मॉलिक्यूल हो रही है। अब जो इंटरमीडिएट यहाँ पे आइसोसाइनेट बन गया है उसका जो है वो स्टेबल मॉलिक्यूल है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि, ठीक है। कैसे कंप्लीट है? अब हम यहाँ नाइट्रोजन का देखें तो ये है 1-2 इलेक्ट्रॉन्स, 3-4 इलेक्ट्रॉन्स, 5-6 7 8। तो नाइट्रोजन के जो यहाँ पे नाइट्रीन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो अब यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। सिमिलरली आपके सारे जितने भी यहाँ पे जितने भी एटम्स है सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। नाइट्रीन में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन ही था जिसमें डेफिशिएंसी थी, बाकी सब एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट था। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं ऑक्सीजन का देखती हूँ नाइट्रीन में, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर्स होते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं कार्बन का देखती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो सिर्फ नाइट्रोजन था जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, लेकिन आइसोसाइनेट आफ्टर रीअरेंजमेंट जो है आइसोसाइनेट जो बना था उसमें सारे के सारे जो एटम्स हैं उनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कार्बन का देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऑक्सीजन का भी सिमिलरली 1 2 3 4, 2 जो है वो लोन पेयर हैं, तो 4 5 6 7 8,
ठीक है। इसीलिए नाइट्रीन के कंपैरिजन में आइसोसाइनेट जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और यही यहाँ पे रीअरेंजमेंट का जो है वो ड्राइविंग फोर्स भी है। ड्राइविंग फोर्स बहुत ज़रूरी होती है किसी भी रिएक्शन में। तो अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ आना, यही इसकी ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है। तो ये जो साइनेट यहाँ पे हमारे पास बना है, जिसका सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, उस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे हम जो भी न्यूक्लियोफाइल डालेंगे रिएक्शन में, उसी के हिसाब से हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में हम वाटर की एडिशन करवाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक जो यहाँ पे मॉलिक्यूल है दैट इज वाटर। तो वाटर जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन यहाँ पे आता है डेल्टा पॉजिटिव, और इसके ऊपर उठता है डेल्टा नेगेटिव ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस। ठीक है। और यहाँ पे लोन पेयर है ऑक्सीजन के, तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करता है। तो जैसे ये अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन जो वाटर था वो इस तरह से हमारे पास यहाँ अटैच हो जाएगा। तो इसके साथ क्या हुआ कि ऑक्सीजन के बन गए 3 बॉन्ड, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा अब पॉजिटिव चार्ज। ओके। तो जैसे ही हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो वापस से जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ जाता है। क्यों? ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है यहाँ पे, तो ये इधर बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट करेगा। तो अल्टीमेटली जो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो वो भी शिफ्ट होगा टूवर्ड्स द नाइट्रोजन ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ द नाइट्रोजन। तो इस तरह से क्या हुआ कि अब नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। जैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पे हमारे पास O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको भी बैलेंस होना है। तो वो क्या करेगा, अपना एक हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन को दे देगा। तो जैसे ही वो नाइट्रोजन को अपना हाइड्रोजन देता है, अब हमारे पास जो है ये वाला यहाँ पे फिर क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होगा। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होता है तो हमारे पास बन जाता है कार्बोनिक एसिड। जैसे ही कार्बोनिक एसिड बना, ये वाला मॉलिक्यूल बना, तो अब यहाँ पे हमें पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला पार्ट होता है वो हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव के फॉर्म में रहता है। तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट करेगा और पॉजिटिव जो है बाहर रहेगा, या फिर हमें ऐसे दिखा रहा है कि बॉन्ड बना हुआ है तो बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करता है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। तो अल्टीमेटली हमें ये वाला यहाँ से बॉन्ड इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास बन जाता है RNH नेगेटिव, और ये C डबल बॉन्ड O जो है इन द फॉर्म ऑफ CO2 निकल जाता है। जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है तो जो यहाँ पॉजिटिव H पॉजिटिव था प्रोटॉन, वो इस नाइट्रोजन के पास चला जाता है। तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है एमीन की। ठीक है। तो ये है हमारे पास प्राइमरी एमीन। ओके। तो ये था इसका मैकेनिज्म कि किस तरह से जो एमाइड है वो कन्वर्ट होता है एमीन में। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो ये कार्बोनाइल कार्बन थी वो इन दी फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। तो इसलिए इसमें एक कार्बन ज़्यादा होता है और इसमें कार्बन कम होता है। ठीक है। तो जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकली थी, हमने जो मैकेनिज्म देख रहे थे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी, और हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है। तो वो दोनों भी आपस में रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट जो है वो बना लेते हैं प्लस वाटर। तो हमने स्टार्टिंग में जो मेन रिएक्शन देखी थी तो वहाँ पे ये सारा जो है वो रिलीज हुआ था। ओके। अब आते हैं मेन बात इसकी कि फीचर्स क्या हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के या हॉफमैन रीअरेंजमेंट के। तो ड्राइविंग फोर्स जैसे कि मैंने मैकेनिज्म के टाइम पे ही बता दिया था कि जो नाइट्रीन है वो हाईली इलेक्ट्रॉन नेचर की है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन के जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। वो कन्वर्ट होती है स्टेबल स्पीसीज आइसोसाइनेट में, जिसके की कंप्लीट ऑक्टेट है। तो ड्राइविंग फोर्स जो है रिएक्शन की वो है कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। सेकेंड फीचर है रिएक्शन का, जो रीअरेंजमेंट है यहाँ पे वो इंट्रामॉलिक्यूलर है। इंट्रामॉलिक्यूलर मीन्स कि विद इन सेम मॉलिक्यूल ही जो है वो रीअरेंजमेंट हो रही है। यहाँ पे माइग्रेटरी ग्रुप जो है वो जो मॉलिक्यूल है उससे अलग नहीं होता है कंप्लीटली। जब हमें ज़रूरत होती है उसी टाइम वो माइग्रेट करता है। तो ये कंसर्टेड मैकेनिज्म की तरह जो है वो एक्ट करता है। तो कैसे देखना है हमने इसका एग्जाम्पल के लिए अगर हमने देखें तो हमने देखिए 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं यहाँ पे। एक जो है वो मेटा ड्यूटीरेटेड है, ठीक है, एमाइड, और इसमें हमने क्या किया है, नाइट्रोजन को लेबल नहीं किया है, ये 14 वाली ही नाइट्रोजन है। दूसरा हमने जो है ये हम प्रूव करते हैं क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। ठीक है। तो दूसरा जो हमने एमाइड लिया है उसमें हमने नाइट्रोजन को लेबल कर दिया, लेकिन यहाँ पे ड्यूटीरेटेड जो है इसको हमने नहीं किया है।
तो जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है ना, तो प्रोडक्ट हमें मिलता है अल्टीमेटली कि जो 14 वाली थी, मतलब कि यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड निकला और ये माइग्रेट होके यहाँ पे गया है, तो हमारे पास ड्यूटेरियम वाला जो था, मेटा ड्यूटेरिएशन जो थी, वो 14 नाइट्रोजन के पास ही रही, और जो 15 वाला था वो 15 के पास, यहाँ पे कोई ड्यूटेरियम नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे ये दो प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन हमें अगर क्रॉस प्रोडक्ट मिलते, ये हैं दो क्रॉस प्रोडक्ट, कैसे? जो इसका NH2 था वो ड्यूटेरियम वाले के पास है, और जो इसका ड्यूटेरियम वाले का नाइट्रोजन था वो एनालिन के पास है। तो यहाँ पे ये क्रॉस एक्सपेरिमेंट हुआ, ये क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई। तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट जो है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में नहीं मिलते हैं, हमें यही वाले प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये प्रूफ करता है कि जो रिएक्शन है, जो रीअरेंजमेंट है, वो इंट्रामॉलिक्यूलर है, अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर जो है माइग्रेटरी ग्रुप माइग्रेट करता है। ठीक है, कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती है। नेक्स्ट फीचर जो है रिएक्शन का वो है कि अगर जो माइग्रेटरी ग्रुप है यहाँ पे, जो भी उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वही आपकी आफ्टर रीअरेंजमेंट भी रहती है। मतलब कि हमें यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एमाइड है, तो ये सारा का सारा जो है वो क्या है, माइग्रेटरी ग्रुप है। जब ये माइग्रेटरी ग्रुप यहाँ से इस कार्बन की यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आ रही है S, जब ये यहाँ से माइग्रेट होके नाइट्रोजन के पास जाता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस नाइट्रीन, फिर आइसोसाइनाइड, तो लास्ट में जो प्रोडक्ट एमीन बनता है उसमें भी हमारे पास इस कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो S ही आती है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमें कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम मिलती है आफ्टर माइग्रेशन। नेक्स्ट फीचर जो है रिएक्शन का वो है कि जो हमारा रीअरेंजमेंट है यहाँ पे माइग्रेटरी ग्रुप की, अगर हम माइग्रेटरी ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रीअरेंजमेंट है, वो भी बढ़ जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो रेट ऑफ रीअरेंजमेंट डिक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका रेट ज़्यादा होगा माइग्रेशन का, एमीन बनाने का, ये फटाफट से माइग्रेट करेगा रेदर देन दिस। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है माइग्रेटरी ग्रुप पे, वो सिर्फ उसको ब्रोमीन, जब हमारे पास एन ब्रोमो एमाइड बनता है तो ब्रोमीन को बाहर निकालने में ही मदद नहीं करता, बल्कि जो उसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है जो नाइट्रोजन एटम पे, उसको भी सेटिस्फाई करता है, मतलब कि उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है, स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। तो इसलिए वो उसकी रीअरेंजमेंट जो है वो ज़्यादा फास्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगर वो विड्रॉ करेगा, एक तो वो ब्रोमीन को बाहर नहीं जाने देगा, और बाहर नहीं जाने देगा तो फिर आर ग्रुप माइग्रेट कैसे करेगा वो, और माइग्रेट करेगा भी तो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, विड्रॉ कर रहा है वो नाइट्रोजन, सॉरी। नेक्स्ट फीचर जो है रिएक्शन का वो है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रीअरेंजमेंट है, वो इंक्रीज करता है जब माइग्रेटरी ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है। ठीक है, और डिक्रीज हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दोनों है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, ये इसको डिक्रीज कर रहा है। ऐसा होता क्यों है? देखिए, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग माइग्रेटरी ग्रुप होते हैं वो सिर्फ ब्रोमाइड को निकालने में ही हेल्प नहीं करते एन ब्रोमो एमाइड से, बल्कि जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है नाइट्रोजन के ऊपर, उसको भी वो अच्छे से सेटिस्फाई कर देते हैं, मतलब कि उस डेफिशिएंसी को ख़त्म करने में वो हेल्प करते हैं। क्यों? डोनेट कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वजह से उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश वहाँ पे वो करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ जो हमारे विड्रॉइंग ग्रुप है, तो विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो अपने आप ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं, तो इट मीन इसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है डिक्रीज हो गई, तो नाइट्रोजन को क्या देंगे? वो नाइट्रोजन भी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये खुद भी डेफिशिएंट है, तो कैसे ये जो है वो रीअरेंजमेंट होगी? तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोएमाइड्स की, वो इस तरह से बनती है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो सबसे जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो फीचर,
आइसोसाइनेट्स जो यहाँ पे एज ए इंटरमीडिएट बने हैं आफ्टर नाइट्रीन से रीअरेंज होके, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, है ना, तो इसलिए उनको हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं इन एनहाइड्रस कंडीशन। क्यों, मैंने बताया था आपको कि जैसे ही उसको वाटर मिलता है तो वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाती है। तो न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन होगी तो फटाफट से जो है आइसोसाइनेट वो कन्वर्ट हो जाता है एमीन में, है ना, या फिर कोई और भी न्यूक्लियोफाइल उसको मिलेगा तो वो फटाफट से फिर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है आइसोसाइनेट, अगर एनहाइड्रस कंडीशंस होगी तो हम आप इसको आराम से आइसोलेट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर यहाँ पे इसको मिल गया वाटर तो ये हो गया अमीन में कन्वर्ट, और इसको मिल गया अल्कोहल तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यूरिथेन में, है ना। तो यूरिथेन में कैसे हुआ, आपको पता है कि यहाँ पे आएगा ROH, ओके, ROH आएगा तो यहाँ से जब बाद में इस नाइट्रोजन पे ये जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की कोशिश होती है ना, तो यहाँ पे जाता है, तो इसने माइग्रेट कर जाना है यहाँ पे, तो NH तो बन गया, लेकिन जो यहाँ पे H था पीछे हमने जब मैकेनिज्म किया था, अगर मैं आपको समझाऊं तो इन दी प्रेजेंस ऑफ जो हमारे पास यहाँ पे आइसोसाइनेट है, जब इस पे अल्कोहल ROH करता है अटैक, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा इसके ऊपर, है ना, और ये जो है आपके पास इस तरह से जाएगा तो क्या बनेगा, RN डबल बॉन्ड COR, ये H, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सॉरी सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। अब इसने वापस यहाँ आना है तो ये यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा आपके पास, R N के ऊपर नेगेटिव चार्ज C, ये ORH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे होगी प्रोटॉन ट्रांसफर, है ना, तो ये बन जाएगा RNHCOR डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये देखिए अब इसके बाद तो जो है कुछ और होगा नहीं, तो ये क्या बनेगा आपके पास, है ना, यहाँ पे पहले तो क्या था कि यहाँ पे जब H था तो H यहाँ से रिमूव हो जाता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है तो एमीन की फॉर्मेशन होती है। तो इस केस में ROH के केस में वो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो यहाँ पे यूरिथेन बनता है। नेक्स्ट फीचर है इस रिएक्शन का, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि ओनली जो अनसब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स होते हैं, जिसको कि हम प्राइमरी एमाइड भी बोल सकते हैं, वही इस रिएक्शन को देते हैं। कैसे और क्यों, है ना, देखिए ये है हमारे पास प्राइमरी एमाइड, मतलब कि यहाँ नाइट्रोजन के पास जो है वो 2 H लगे हैं और एक साइड ये R ग्रुप, इसको आप समझ सकते हो, है ना। यहाँ पे जो है आपके पास एक ही H है, बाकी 2 आपके पास सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। तीसरा, यहाँ पे तीनों ही सब्स्टिट्यूशंस है, एक भी H नहीं है। तो अब क्या होता है, जैसे ही हमारे पास हमने मैकेनिज्म में देखा था कि NaOBr जो है वो यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करता है और बनाता है N ब्रोमोएमाइड, ठीक है। तो N ब्रोमोएमाइड में से भी जब जो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो इस H को निकालता है और बनाता है N हेलोएमाइड एनाइन, ठीक है। अब इस केस में तो ये तो हो रही है रिएक्शन, बढ़िया से अच्छे से निकल रहा है, यहाँ पे सब कुछ एनायन की फॉर्मेशन तक हो गया। उसके बाद आपको पता है ब्रोमाइड निकलेगा, नाइट्रीन बनेगी, आइसोसाइनाइड बनेगा और एमीन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड अगर देखें हम सेकेंडरी एमाइड, तो इसमें जब NaOBr रिएक्ट करेगा तो वो इस हाइड्रोजन को तो निकाल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोमीन तो लग गया, लेकिन जब NaOH आता है तो वो NaOH के पास अब कोई भी हाइड्रोजन नहीं है एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे फिर N हेलोएमाइड जो आपका एनायन है वो नहीं बन पाता है, ठीक है। तो जब वो ही नहीं बनेगा तो आगे नाइट्रीन नहीं बनेगी, नाइट्रीन नहीं बनेगी तो आइसोसाइनेट नहीं बनेगा, आइसोसाइनेट नहीं बनेगा तो एमीन नहीं बनेगी, तो रिएक्शन जो है वो यहीं पे स्टॉप हो जाती है इन केस ऑफ सेकेंडरी एमाइड या फिर सब्स्टिट्यूटेड एमाइड आप इसको बोल सकते हो। थर्ड है टर्शियरी एमाइड। टर्शियरी एमाइड में तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप में ही जो आपका NaOBr है जो कि बेस की तरह ही एक्ट कर रहा है, उसके पास भी कुछ नहीं है हाइड्रोजन यहाँ पे निकालने के लिए, जो एमाइड है नहीं निकाल पाएगा कुछ भी, तो ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाती है, तो रिएक्शन होती ही नहीं है। इसीलिए जो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है वो हम ओनली इसको देते कौन है, प्राइमरी एमाइड, या जिसको कि हम अनसब्स्टिट्यूटेड एमाइड बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट फीचर जो है वो है हमारे पास यहाँ पे कि अगर जो एमाइड हमने लिया है वो प्राइमरी एमाइड नहीं है, सब्स्टिट्यूटेड है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन की जगह पे यहाँ पे किसी R ग्रुप की बजाय अगर कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो,
है ना। जैसे हमने पीछे अभी देखा कि सेकेंडरी एमाइड कब होगी, जब यहाँ आर होता है, टर्शरी कब होगी, जब दोनों ही आर होते हैं। लेकिन अगर ऐसी एमाइड हम लेते हैं जिसमें कि सब्स्टिट्यूशन हुई है, बट सब्स्टिट्यूशन में कौन सा है, यहाँ पे जो एल है वो है लिविंग ग्रुप, वेरी गुड लिविंग ग्रुप, इट शुड बी गुड लिविंग ग्रुप, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये टोसाइल एसीटेट, ब्रोसाइलेट, ठीक है। इस तरह के ग्रुप अगर लिविंग ग्रुप जो अच्छे वाले हैं वो प्रेजेंट हैं, तो वहां पे हम इस रिएक्शन को ओनली एल्कलाइन मीडियम में ही करवा सकते हैं। NaOH ही चाहिए, Br2 की जरूरत नहीं है। क्यों? Br2 तो हम इसलिए लेते हैं कि वहां पे जो हम फर्स्ट स्टेप में Br लगाते हैं ना, जब H को रिमूव करके फिर Br लगता है, N ब्रोमो एमाइड बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ Br2 लेना पड़ता है। लेकिन अगर पहले से ही आप ऐसी एमाइड ले रहे हो जिसमें कि ऑलरेडी कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो फिर हमें जरूरत नहीं होती ब्रोमीन की, ओनली सोडियम हाइड्रोक्साइड में ही रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, तो नेगेटिव चार्ज आता है ना, जैसे पहले हमने देखा था। उसके बाद फिर आपके पास क्या होगा कि यहाँ से वो लिविंग ग्रुप निकलेगा, जैसे कि ब्रोमाइड निकलता था वहां पे, फिर नाइट्रीन की फॉर्मेशन होती थी, नाइट्रीन जो है फिर कन्वर्ट हो जाती थी आइसोसाइनेट में, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन जो है हमारे पास हो जाती है, क्लियर है। तो जैसे आइसोसाइनाइड बनता है, उसके बाद आप उसकी जब इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाते हो विद द हेल्प ऑफ वाटर, तो ये आपके पास यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और एमीन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो चाहे आप इस रिएक्शन में बस इतना सा फर्क होता है, यहाँ पे जो ब्रोमीन हम ले रहे हैं ना, उसका एक ही रोल है कि वो यहाँ पे लग जाता है इसके साथ, जो कि फिर लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है। और अगर आप पहले से कोई लिविंग ग्रुप ले रहे हो तो डायरेक्ट रिएक्शन जो है वो हो सकती है, क्लियर है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो उसमें पहली एप्लीकेशन है कि सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन्स। हमने देखा कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, एमीन बनती है, और वो भी प्राइमरी। तो एलिफेटिक भी बना सकते हो आप, एरोमेटिक भी बना सकते हो, डिपेंड करता है कि आपने एमाइड क्या लिया है, ठीक है। तो अगर आपने एमाइड जो है अप टू 7 कार्बन तक का लिया है, ठीक है, यहाँ पे जो R है वो फर्स्ट कार्बन से लेके 6th कार्बन और 7th कार्बन कार्बोनाइल की होती है ना, तो टोटल 7 वहां तक के एमाइड्स के लिए तो आपको इस तरह से ब्रोमाइड, ब्रोमीन और KOH मतलब कि हाइपो हैलाइड जो है आपको बनाना पड़ता है, तो डायरेक्ट आपकी प्राइमरी एमीन बन जाती है। लेकिन अगर आपके पास हायर एमाइड्स होते हैं, मोर देन 7 कार्बन, ठीक है, जैसे कि R हमने यहाँ 5 लिया है, 5 इसलिए लिया है कि ये 5, 6 और ये 7 और इससे ऊपर वाले जो हैं, तो वो ब्रोमीन और KOH की प्रेजेंस में पहले कन्वर्ट होते हैं इसमें साइनेट में, है ना, RCN में। फिर उसकी अगर हम जब रिडक्शन कराते हैं तो वो NH2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो होता तो यहाँ पे भी यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वो सब बनता है, लेकिन यहाँ पे 2 स्टेप में ये रिएक्शन चलती है हायर वाले एमाइड्स के केस में, ठीक है। तो इसमें भी हम फर्स्ट देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या बना सकते हैं हम। ये तो हमने जनरल रिएक्शन लिखी है, विद एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मिथाइल एमीन बनानी हो, एनिलीन बनानी हो, बेंजाइल एमीन बनानी हो, तो कैसे बनाएंगे। ये आपको देखिए, मुझे अगर मिथाइल एमीन बनानी है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो मैं रिएक्टर जो हमारी एमाइड है वो क्या लूँगी मैं, यहाँ पे ये CH3 होगा, है ना, CH3CONH2 एमाइड ले लिया, यहाँ से CO2 निकल जाएगा, ये CO और एक O और आएगा, ठीक है, जो हम एडिशन करवाते हैं वाटर की उस टाइम पे, तो वो यहाँ से निकल जाता है और ये CH3NH2 बन जाता है। तो आपने सिंपल सा याद रखना होता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या है कि जो भी एमाइड में CO होती है ना, उसको निकाल दो और बाकी 2 को जोड़ दो, सिंपल रिएक्शन है ना। अगर शॉर्ट ट्रिक इसका देखना हो तो जैसे ये C6H5CONH2 है, हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या करो, CO2 निकाल दो, C6H5NH2 बना दो। सिमिलरली C6H5CH2NH2, यहाँ पे CO है, इसको निकाल दो, आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे NH2CONH2 है, हॉफमैन ब्रोमाइड वाली कंडीशंस हैं, CO निकाल दो, बस NH2NH2, है ना, शॉर्ट ट्रिक है ये। नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ बीटा अमाइनो पेरिडीन। इसमें भी क्या है, देखिए हमारे पास निकोटिन अमाइड लिया है हमने। निकोटिन अमाइड में यहाँ पे देखिए CONH2 है, तो अगर हम यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड की कंडीशंस लगाएंगे तो CO को निकाल दो, तो हमारे पास बीटा अमाइनो पेरिडीन बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर प्रेपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स फ्रॉम एमाइड भी हम कर सकते हैं। ये इमाइड है हमारे पास, C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O, ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो होगा क्या कि ये इसको यहाँ से तोड़ देगा,
है ना। तो ये COO नेगेटिव बन जाएगा और ये आपका जो है वो CONH2 आ जाएगा। तो जैसे ये CONH2 आता है तो यहाँ से CO निकाल दो, NH2 आपका बन जाएगा। क्लियर। तो ये जनरल वाला इमाइड था। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे सक्सिनेमाइड ले लिया है। तो सक्सिनेमाइड में क्या होगा, इसको यहाँ से तोड़ दो, इसको COO नेगेटिव बना दो और नीचे वाले यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको निकाल के NH2 बन जाएगा। ठीक है। सिमिलरली ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH या फिर O नेगेटिव रख के, और ये बन जाएगा यहाँ से CO को निकाल के NH2। सिमिलरली यहाँ पे भी इसको निकालो, यहाँ पे NH2 और ऊपर एसिड। ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इमाइड से जो है वो हमारे जो प्रोडक्ट है वो हम बना सकते हैं। ठीक है। अमाइनो एसिड्स जो बना सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स में हेल्प करता है ये। कैसे, अगर मैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमाइड ले लेती हूँ, ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन है ना, और इसमें हम कुछ रिएजेंट डाल रहे हैं Cl2NaOH। ठीक है। ये तो हमारा हो गया यूज, जो हाइपोहेलाइड हमने लेना है हॉफमैन ब्रोमाइड के लिए। यहाँ पे क्लोराइड लिया है। ठीक है। तो इसको हम हॉफमैन क्लोराइड डिग्रेडेशन भी बोल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमने रिएजेंट लिया है CH3COCl। तो इन दोनों की प्रेजेंस में हमारे पास जो है वो हम मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट रिएक्शन देख रहे हैं। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, RCH डबल बॉन्ड CH NH COCH3। ठीक है। COCH3 जो है वो यहाँ पे लगता है। फिर इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl ये जो पूरा पार्ट है ये निकल जाता है और कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है अल्फा हाइड्रोक्सी एमाइड। अगर इसमें भी हम हॉफमैन ब्रोमाइड वाली कंडीशंस लेते हैं तो ये पहले हमारे यहाँ कन्वर्ट होता है, जो CO निकल जाएगा NH2 बन जाएगा। जब ये बन गया तो उसके बाद जो है वो एल्डिहाइड में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। NH3 यहाँ से निकाल के ये वाला यहाँ बॉन्ड शिफ्ट ऐसे होगा ना बॉन्ड, तो वो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट और ये NH2 नेगेटिव और ये H पॉजिटिव NH3 निकाल देते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बीटा गामा और डेल्टा अनसैचुरेटेड एमाइड लेती हूँ इस तरह से, तो इस तरह से जो है हम एमाइड से बना सकते हैं अमाइनो एसिड्स। ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमाइड लेती हूँ, तो इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन NaOH और CH3COCl। ठीक है। इनकी एसिड क्लोराइड की प्रेजेंस में क्या होगा कि ये कन्वर्ट होगा हमारे पास इस मॉलिक्यूल में। कैसे, फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH CONH2। तो जैसे कि मैंने लिखा है फर्स्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं Cl2NaOH। तो हमें पता है कि ये क्या करेगा, हाइपोहेलाइड बनाएगा, हाइपोक्लोराइड है ना। तो उसका क्या काम होता है कि वो CO को यहाँ से निकाल देता है। ठीक है। हॉफमैन जो हमने डिग्रेडेशन अभी पढ़ी या रीअरेंजमेंट पढ़ी उसमें हमने क्या देखा कि CO को निकाल दो और सीधा हमारे पास बन जाता है RCH डबल बॉन्ड CH NH2। उसके बाद देखिए सेकंड स्टेप में हमने क्या डाला हुआ है CH3COCl। तो जैसे ही हम CH3COCl डालते हैं तो बेस तो है ही हमारे पास, वो यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो जैसे वो एक हाइड्रोजन को निकालेगा तो यहाँ पे क्या आया होगा, जैसे लिख लेते हैं NaOH है, तो ये क्या करेगा RCH डबल बॉन्ड CH NH नेगेटिव है ना। अब इसमें हम डाल रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड OCl। तो ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव पार्ट। तो ये पॉजिटिव पार्ट जो है वो नेगेटिव इसके पास जाएगा, तो क्या बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH NH। ठीक है। C डबल बॉन्ड OCH3। तो यही हमने यहाँ पे दिखाया है, इस तरह से बनता है। और इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl जो है वो ब्रेक हो जाता है किस में, RCHO में। ठीक है। नेक्स्ट है अल्फा हाइड्रोक्सी एमाइड। तो अल्फा हाइड्रोक्सी एमाइड की जब हम क्लोराइड और NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो CO को निकाल करके हमारे पास ये NH2 रह जाता है यहाँ पे। फिर जो यहाँ पे OH का बॉन्ड होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनाने में, और ये जो H है वो इधर आ जाता है NH2 के पास। ये बाहर निकला है ना, तो ये NH2 नेगेटिव होता है और H को लेके ये NH3 बना देता है। तो इस तरह से यहाँ पे भी हमारे पास एल्डिहाइड्स बन जाते हैं। उसके बाद ये बोलता है कि अगर हमारे पास बीटा गामा है या फिर एक
डेल्टा अनसैचुरेटेड एमाइड है जैसे कि ये है, तो उसमें अगर हम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कराते हैं तो वहाँ पे कुछ एल्डिहाइड वगैरह नहीं बनता, सिंपल यहाँ से CO निकाल के जो है वो आपके पास रिएक्शन एमीन जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है? तो इस तरह से आई होप कि आप सबको आज जो है ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन अच्छे से समझ आ गई होगी कि इसमें सिंपल आपने कुछ भी नहीं करना है, जो भी आपके पास रिएक्टेंट दिया होगा एमाइड, उसमें से CO को निकालो और R और NH2 पार्ट को कंबाइन कर दो, तो एमीन आपके पास जो है बन जाती है। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।